आज मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। काश कि वो होते तो मुझे किसी बात के लिए इतना नहीं सोचना पड़ता और हर चीज कितनी आसान हो जाती ना। अब आपसे कैसे कहूँ माँ, समझ में नहीं आ रहा। सीमा फोन पर अपनी माँ बीना जी से कहती है। बीना जी बोली, अरे बेटा, माँ से कहने में इतना क्या संकोच, कहो ना क्या कहना चाहती हो। और पापा नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारी अंधी माँ तो है। हाँ, कुछ कर नहीं सकती पर तुम्हारी सुन तो सकती हूँ। सीमा बोली, माँ आपके नाती का जनेऊ संस्कार है और मैं चाहती थी आप भी आओ। आपके दामाद जी भी ऑफिस की तरफ से बाहर गए हैं और जनेऊ के एक दिन पहले ही लौटेंगे, तो आपको लाने भी नहीं आ पाएंगे। अचानक ही ये सब प्रोग्राम बन गया, वरना हम रांची आकर आपको ले जाते। माँ, अगर संजय भैया कोई व्यवस्था कर देते तो आप एक बार उनसे पूछ कर देखिएगा, फिर फोन करती हूँ। ये कहकर सीमा ने फोन रख दिया। बेटी की बात सुनकर बीना जी बड़ी असमंजस में पड़ गई। वो अपने पति कैलाश बाबू की फोटो को टटोलते हुए उनसे बातें करने लगी। आप मुझ पर सारी जिम्मेदारी छोड़कर क्यों चले गए? अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? अगर नहीं गई तो बेटी को उसके ससुराल वालों के ताने सुनने पड़ेंगे। जानती हूं मायका माँ से होता है, पर अब उसकी ये माँ तन मन और धन हर चीज से लाचार हो गई है। अब आपकी बेटी के ससुराल कैसे जाऊं? कुछ तो बताइए, क्योंकि इतना लंबा सफर अब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इतना कहते कहते बीना जी फूट फूट कर रोने लगी और वहीं बैठ गई। दरअसल कुछ महीने पहले ही बीना जी की आंखों की रोशनी चली गई और ऊपर से मधुमेह की बीमारी ने तो उनकी आंखों की नसें भी सुखा दी थी। बेटे संजय ने उनका इलाज शहर के अस्पताल में करवाया, पर आंखों की रोशनी वापस ना आ सकी। 11 साल पहले पति और फिर अचानक बहू की मौत के बाद पूरे घर और पोते पोती को संभालने की जिम्मेदारी उनके ही कंधों पर आ गई थी। और फिर ये अंधेरा। संजय अपने कारोबार में इतना व्यस्त रहता था कि उसे कई कई दिन घर आने की फुर्सत तक नहीं मिलती थी। यही सब सोचते सोचते बीना जी परेशान बैठी थी। तभी उनकी 15 साल की पोती प्रिया बोली, दादी आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? बुआ ने बस बुलाया ही तो है, तो पापा को बता दो। बीना जी बोली, कैसे बता दूं बेटा, तुम्हारे पापा को फुर्सत कहाँ मिलती है। ऐसे में उससे कैसे कहूं कि मुझे बेटी के ससुराल जाना है, और वैसे भी वहां जाने के लिए कितना कुछ जुटाना होगा। नाती के लिए सोने की चेन लेनी होगी, बेटी जमाई और उनके पूरे परिवार के लिए कपड़े फल मिठाई इतनी दूर से ले जाना कितना मुश्किल होगा। तो सोचती हूँ अगर गई तो उसको पैसे ही दे दूंगी। प्रिया बोली, तो दादी एक लिस्ट बना लो और पापा को दे देना, वो सब ले आएंगे। बीना जी बोली, हाँ बिटिया, बता तो दूं संजय को, पर वो बेचारा अपने बिजनेस में हो रहे नुकसान से पहले ही परेशान है। उससे पैसों के लिए नहीं कहूंगी। सोच रही हूँ मेरे कुछ जेवर, कुछ जोड़े हुए पैसे हैं ना, वो कब काम आएंगे। आज तुम्हारे दादाजी होते तो मैं क्यों इतनी चिंता करती, वो सब इंतजाम कर देते। ये कहते कहते वो उदास होकर बैठ गई। प्रिया ने हिम्मत दिखाई और बोली, दादी आप चिंता मत कीजिए, मैं और गुड्डू हम दोनों आपके साथ चलेंगे। तो मैं ऐसा करती हूँ, पापा को बता देती हूँ, वो टिकट कर देंगे और मैं जाने की तैयारी शुरू करती हूँ। बीना जी बोली, जरा रुक जा बेटा, ऐसा कर तू जरा अपनी बड़ी बुआ रीमा को फोन तो लगा, उससे बात करती हूँ। प्रिया ने फोन लगा कर दिया। बीना जी ने रीमा को अपने साथ ले जाने को कहा तो उसने अपनी व्यस्तता दिखाते हुए कहा, माँ हम तो गांव जा रहे हैं, महीने भर पहले ही टिकट कटवा चुके हैं, तो हमारा तो जाना नहीं हो पाएगा। और माँ आप भी क्यों जा रही हैं? अगर रास्ते में कुछ हो गया तो आपको तो मुश्किल हो जाएगी। मेरी मानो तो आप भी मत जाओ। बीना जी बोली, अरे बेटा कुछ होना होगा तो कहीं भी कभी भी हो सकता है। तुम भी नहीं जा रही हो और मैं भी नहीं जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे बेटा। मायके से कोई नहीं जाएगा तो उसका मन नहीं टूट जाएगा। आज तेरे पापा होते या भाई के पास समय होता तो वो जरूर जाते, और तुम्हें भी तो बुलाया ही है उसने। पर पहले तुम अपना ससुराल देखो, उन्हें नाराज मत करो। तभी प्रिया ने बीना जी के हाथों से फोन लिया और बोली, बड़ी बुआ आप चिंता मत करो, मैं दादी को आराम से ले जाऊंगी, फिर छोटी बुआ और फूफा जी हमें स्टेशन लेने तो आएंगे ही। रीमा बोली, प्रिया क्या तुम भी माँ के साथ जा रही हो? बीना जी बोली, हाँ बिटिया, मैं भी चलती हूँ। तभी प्रिया ने बीना जी के हाथों से फोन लिया और बोली, बड़ी बुआ आप चिंता मत करो, मैं दादी को आराम से ले जाऊंगी, फिर छोटी बुआ और फूफा जी हमें स्टेशन लेने तो आएंगे ही। रीमा बोली, प्रिया क्या तुम भी माँ के साथ जा रही हो?
प्रिया बोली, हाँ बुआ जी, मैं और गुड्डू दोनों जा रहे हैं। पोती पोता बीना जी के साथ जाने के लिए बहुत उत्साहित थे। बीना जी के मन में डर तो था बच्चों के साथ जाने में कि कैसे संभालेंगी वो उन्हें, जब उन्हें खुद ही हर कदम पर सहारे की जरूरत है। वो दिन भी आ गया जब पूरी तैयारी के साथ बीना जी अपनी छड़ी पकड़े, आंखों पर काला चश्मा लगाए, अपने पोते पोती के साथ रांची से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठ गई। संजय ने अपने बच्चों को समझाया, बेटा गुड्डू, दादी माँ को परेशान मत करना। प्रिया, किसी भी स्टेशन पर ट्रेन से नीचे मत उतरना, और जब ट्रेन दिल्ली पहुंचने वाली होगी तो सीमा बुआ जी को फोन कर देना, वो गाड़ी भिजवा देंगी। और हाँ, दादी का पूरा ध्यान रखना। इतना कहते कहते संजय की आंखों के कोर से कुछ आंसू की बूंदें लुढ़क कर बीना जी के हाथ पर आ गिरी। बीना जी संजय की पीठ थपथपाते हुए बोली, बेटा, मैं जानती हूँ बाप के जाने के बाद आर्थिक जिम्मेदारी निभाते निभाते तुम थक गए हो, और अपने बच्चों और माँ के लिए समय ही नहीं दे पाने का अफसोस तुम्हें हर पल सताता है। मैं भले ही देख नहीं पाती हूँ, पर माँ हूँ, मैं सब समझती हूँ, तो तुम परेशान मत हो, हम ठीक हैं। और क्या हुआ जो अभी तू साथ नहीं जा पा रहा? तेरे बच्चे हैं ना मेरे साथ, और वहां दामाद जी भी तो हैं। संजय ने माँ और अपने बच्चों से विदा ली। ट्रेन रफ्तार पकड़ने लगी। दोनों बच्चे बहुत खुश थे, और खिड़की के पास बैठा गुड्डू अपनी दादी को बाहर का दृश्य बड़ा खुश होकर बताता जा रहा था। बीना जी को लग रहा था वो अपनी आंखों से ही सारा दृश्य देख रही है। प्रिया भी दादी के पास बैठी थी और हर थोड़ी देर में उनसे चाय पानी के लिए पूछती, पर बीना जी ने तो 2 दिन से खाना भी इसलिए नहीं खाया कि ट्रेन में उन्हें वॉशरूम ले जाने में बच्चों को परेशानी होगी। शुगर की दवाई खाने के लिए वो सिर्फ एक बिस्किट खाती थी, और इसके बारे में संजय को कुछ नहीं पता था। दिन तो अच्छे से बीत गया, पर शाम होते ही बीना जी को घबराहट होने लगी। प्रिया ने ठंडे पानी में रुमाल भिगोकर उनका चेहरा पोंछा और बोली, दादी, कुछ खा लो तो अच्छा लगेगा। आपको भूख के कारण कमजोरी हो जाएगी तो गाड़ी से कैसे उतरोगी? बीना जी बोली, अरे मेरी चिंता मत करो, तुम दोनों भाई बहन खाना खा लो और सो जाओ। बस अब कुछ घंटे की ही तो बात है, सुबह 5 बजे गाड़ी पहुंच ही जाएगी स्टेशन पर। बच्चे खाना खाकर सो गए। बीना जी ने बहुत कोशिश की, पर उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उनके जीवन में कुछ सालों से ऐसा अंधेरा छा गया था कि दिन रात एक समान ही था उनके लिए। अचानक रात के 2 बजे प्रिया ने सीमा बुआ को रोते हुए फोन किया, बुआ जी आ जाओ, आप जल्दी आ जाओ, दादी बेहोश हो गई है। सीमा बोली, कहाँ हो तुम लोग? ट्रेन तो सुबह 5 बजे आने वाली थी ना, और तेरे फूफा जी 2 घंटे बाद उठेंगे तो गाड़ी लेकर आ जाएंगे स्टेशन पर तुम्हें लेने के लिए। प्रिया बोली, बुआ हम ट्रेन में ही हैं, पता नहीं कौन सी जगह है, दादी को वॉशरूम जाना था, वो वहीं बेहोश हो गई। बड़ी मुश्किल से हम कुछ लोगों की मदद से उन्हें अपनी सीट तक ले आए हैं, पर उन्हें होश नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? सीमा बोली, गुड़िया घबराओ मत, बस तुम और गुड्डू दादी के हाथ पैर मलते रहो। देखो आसपास के लोग कुछ मदद कर दे तो उनसे कहो, बस 3 घंटे की बात है बेटा। प्रिया बहुत घबरा गई थी। वो बार बार सीमा से कह रही थी, बुआ प्लीज आप आ जाओ ना। इतने में ट्रेन अचानक रुक गई। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इधर सीमा ने अपने पति सुहास को उठाया और सारी बात बताई। उन्होंने तुरंत रेलवे इंक्वायरी से ट्रेन की सारी जानकारी ली, तो पता चला ट्रेन के इंजन में खराबी आने से ट्रेन दिल्ली से 200 किलोमीटर पहले ही रुक गई है, और जब तक कोई इंतजाम नहीं होता तब तक ट्रेन वहीं रुकी रहेगी। सारी डिटेल्स लेने के बाद सुहास ने अपने डॉक्टर दोस्त आलोक को फोन किया। सीमा भी उनके साथ जाना चाहती थी, पर सुहास के दोस्त आलोक ने ये कहकर मना कर दिया कि वो सुनसान रास्ता है तो उनका जाना सेफ नहीं है। सुहास बोला, सीमा तुम मत जाओ, और वैसे भी आलोक को दिल्ली के बाहर का भी पता है, और माँ क्यों बेहोश हो गई वो देख लेगा, जरूरत पड़ी तो माँ को अस्पताल ले जाएंगे। इतना कहकर वो दोनों लोग निकल गए। सीमा रोते रोते अपने आप को कोसने लगी कि आखिर क्यों उसने जिद की माँ से उसके पास आने के लिए। उधर ट्रेन में दोनों बच्चों का बुरा हाल था।
वीना जी के कपड़े गंदे हो गए थे और वॉशरूम से बाहर आते वक्त गिरने से माथे पर चोट भी लग गई थी। पर बच्चों ने बहुत हिम्मत की। उनके लिए उनके माँ पापा, बाबा, सब उनकी दादी ही तो थी। गुड्डू रोते हुए प्रिया से बोला, दीदी, कहीं मम्मी और बाबा की तरह दादी भी हमें छोड़कर भगवान के पास तो नहीं चली जाएंगी ना। प्रिया को भी रोना आ रहा था, पर वो छोटे भाई को देखकर हिम्मत जुटा रही थी। वो बोली, कुछ नहीं होगा दादी को, अभी फूफा जी आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। सुहास थोड़ी देर में उस जगह पहुंच गए थे जहां ट्रेन रुकी थी। अपने दोस्त की मदद से बीना जी को पहले होश में लाया, फिर ट्रेन से उतारकर अपनी गाड़ी में बिठाया। बच्चों को भी बड़े प्यार से गाड़ी से उतारा और बोला, तुम दोनों बहुत बहादुर हो। रांची से दिल्ली अपनी दादी को लेकर आने की हिम्मत दिखाई। वाह, कमाल कर दिया तुम दोनों ने। और सबसे बड़ी बात कि समय पर फोन करके हमें बता भी दिया। शाबाश। बीना जी ने जब अपने दामाद की आवाज सुनी तो वो बहुत खुश हुई, पर उनके मन में झिझक थी कि उनकी स्थिति देखकर दामाद जी क्या सोचेंगे। बीना जी के चेहरे के भाव को देखकर सुहास बोले, माँ, मैं आपका बेटा ही हूँ। जिस तरह आपकी बेटी मेरी माँ की सेवा कर सकती है, तो क्या मैं दामाद से आपका बेटा नहीं बन सकता? ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला है और ये मेरा फर्ज बनता है। बीना जी बोली, भगवान ऐसा दामाद सबको दे। वैसे मुझे क्या हुआ था? सुहास बोले, माँ, पहली बात तो आप मुझे दामाद जी मत बोलिए। तभी आलोक ने कहा, माँ जी, आपको माइनर हार्ट अटैक आया था, पर अब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। आपके इस बेटे ने मुझे जैसे ही बताया तब मुझे इसी बात का शक हुआ था, तो मैं कुछ जरूरी दवाइयाँ और इंजेक्शन भी लेकर आया था। थोड़ी देर बाद बीना जी अपनी बेटी के ससुराल पहुंची। कार से उतरते वक्त भी उनका दामाद उनके हाथों को थामकर उन्हें सहारा देकर उन्हें घर के अंदर लाया। जब सीमा ने पूछा, माँ ठीक हो? तो बीना जी बोली, आंखों ने साथ छोड़ दिया तो क्या हुआ, जिसका दामाद बेटे के समान है उसे किस बात की चिंता। सीमा की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे, अपनी माँ और भतीजे भतीजी को ठीक ठाक देखकर। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।